हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फिर यहाँ उपस्थित हुए हैं। जो बायोलॉजी की सीरीज़ चल रही है, मतलब यूपीपीएससी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम पहले कराए गए हैं उनके जो पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करने की जो सीरीज़ हम लोग स्टार्ट किए हैं, उसमें सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया है बायोलॉजी से। तो बायोलॉजी में आज एक नए चैप्टर के साथ हम लोग यहाँ फिर उपस्थित हुए हैं, और आज की चैप्टर का नाम है बेसिकली स्टूडेंट पैरासिटिक डिजीजेज एंड जेनेटिक डिसऑर्डर। ओके, यानी ऐसे रोग जो कि पैरासाइट से होते हैं और कुछ ऐसे डिसऑर्डर या ऐसे डिजीज़ जो कि जेनेटिकल होते हैं। ओके, तो बेसिकली उनको आज हम लोग देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल ये कह रहा है स्टूडेंट कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन बिटवीन डेंगू एंड मलेरिया। ओके, तो सवाल ये कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन सही है जो कि दोनों के बीच में कॉमन नहीं है। ओके, यानी इसमें 3 कॉमन होगा और एक कॉमन जो नहीं है उसी के बारे में वो सवाल पूछ रहा है। ओके, तो मलेरिया और डेंगू के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग सवाल पे आते हैं। मलेरिया मलेरिया की अगर बात किया जाए स्टूडेंट, जो मलेरिया होता है बेसिकली, अगर उसको काजिंग एजेंट के बारे में पूछा जाए, यानी कॉज्ड बाई मलेरिया कॉज्ड बाई प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोन पैरासाइट एक होता है, पैरासाइट, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। ओके, तो इसी प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम है क्या? तो ये एक तरीके का प्रोटोजोन पैरासाइट है, एक फाइलम होता है बेसिकली, फाइलम प्रोटोजोआ। ओके, फाइलम प्रोटोजोआ, ये उसी फैमिली से बिलोंग करता है, बेसिकली उसी फाइलम से बिलोंग करने वाला ये स्पीसीज होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम का जो कॉजिंग एजेंट है यानी कॉज्ड बाई, तो प्लाज्मोडियम जो है एक तरीके का प्रोटोजोन पैरासाइट है। लेकिन अगर मलेरिया के ट्रांसमिट होने की बात किया जाए, यानी इसके कैरियर की बात किया जाए, तो आप यूँ कह सकते हैं कि ट्रांसमिटेड बाई, तो ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो होता है, मॉस्किटो, वही इसको ट्रांसमिट करता है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो होता है वो इसको ट्रांसमिट करता है, किसको? मलेरिया को। लेकिन मलेरिया को कॉज कौन करता है? तो प्लाज्मोडियम करता है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि मलेरिया जिससे होता है वो प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, लेकिन ये जो ट्रांसमिट होता है बेसिकली एक तरीके का कह लीजिए जो कैरियर होता है मलेरिया का, एक जगह से दूसरे जगह, यानी एक एनिमल से दूसरे एनिमल में पहुंचाने की जो क्षमता होती है वो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो का काम होता है। ओके, फीमेल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अगर मेल ऑप्शन दे दे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एनाफिलीज जो मॉस्किटो होता है जो इसका कैरियर के रूप में काम करता है बेसिकली वो फीमेल होता है। ओके, और फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो होता है यही मलेरिया का सेकेंडरी हॉस्ट भी होता है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे आपको 3 पॉइंट बताया। पहला मैंने बताया कि जो मलेरिया होता है स्टूडेंट वो बेसिकली प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। अब प्लाज्मोडियम क्या है? तो एक तरीके का प्रोटोजोन पैरासाइट है। दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया कि जो ये ट्रांसमिट होता है ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के द्वारा ट्रांसमिट होता है। ओके, और फीमेल, तीसरा पॉइंट मैंने ये बताया कि जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होता है यही मलेरिया का सेकेंडरी हॉस्ट भी होता है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं डेंगू के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डेंगी भी इसे कहते हैं कहीं कहीं, और इसे डेंगू हम लोग आम बोलचाल की भाषा में इसे डेंगू ही कहते हैं। ओके, अब डेंगू की अगर बात किया जाए तो ये काज्ड बाई वायरस, यह एक वायरल डिजीज है। ओके, यह वायरस के द्वारा होता है, न कि बैक्टीरिया या प्रोटोजोन, ये सब नहीं होता। बेसिकली डेंगू जो होता है एक वायरस के द्वारा होने वाला डिजीज है, इसीलिए इसे हम लोग वायरल डिजीज भी कह सकते हैं, वायरल डिजीज। ओके, और जो ये ट्रांसमिट होता है स्टूडेंट, ट्रांसमिटेड बाई फीमेल एडीज एजिप्टी, इसके मच्छर का नाम है एडीज एजिप्टी, वो भी फीमेल ही होती है बेसिकली। ओके, तो वहाँ पे एनाफिलीज मॉस्किटो था, यहाँ पे जो मच्छर है उसका नाम है एडीज एजिप्टी, ये भी एक मच्छर ही है। वहाँ पे एनाफिलीज, यहाँ पे एजिप्टी। ओके, तो ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा
कि मलेरिया को और डेंगू को जो ट्रांसमिट होता है, जिसके द्वारा ये मतलब बेसिकली कह लीजिए जो इसका कैरियर होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। ओके, तो अब हम लोग सीधे ऑप्शन पे आते हैं, जो सवाल पूछा है उसके ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन कह रहा है फीवर, बिल्कुल सही बात है कि मलेरिया और डेंगू दोनों के कंडीशन में फीवर होता है। ओके, इसके बाद देखते हैं सेकंड ऑप्शन मॉस्किटो बाइट। ओके, तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनाफिलीज मच्छर काट रहा है और यहाँ पे एडीज इजिप्टी मच्छर काट रहा है। ओके, तो दोनों मच्छर के द्वारा ही हो रहा है। ओके, मच्छर के काटने से हो रहा है बेसिकली। तीसरा ऑप्शन कह रहा है ह्यूमन स्पीसीज, तो अगर मलेरिया और डेंगू की अगर बात किया जाए तो ये ह्यूमन स्पीसीज पे ही तो हो रहा है ना, तो जानवरों के बारे में या तो हम लोग उतना पढ़ते नहीं है या तो उनको होता नहीं है। ओके, तो बेसिकली हम लोग ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन में बेसिकली जो ह्यूमन स्पीसीज है उनमें ये दोनों रोग होते हैं, मलेरिया और डेंगू। ओके, तो और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि मॉस्किटो स्पीसीज, ये जो चौथा ऑप्शन है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सिमिलर नहीं है। ओके, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मॉस्किटो जो स्पीसीज है ये सिमिलर नहीं है, तो सवाल ही तो यही पूछा है कि नॉट कॉमन बिटवीन मलेरिया एंड डेंगू, तो जो मच्छर का स्पीसीज है वो अलग अलग है। क्यों? क्योंकि जो मलेरिया होता है वो एनाफिलीज मच्छर से होता है, और जो डेंगू होता है वो बेसिकली आपका एडीज स्पीसीज कह लीजिए, एडीज एजिप्टी के द्वारा होता है। ओके, तो दोनों के जो मच्छर के स्पीसीज हैं जो इसको फैलाते हैं वो अलग अलग हैं, तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मॉस्किटो स्पीसीज। ओके, आई होप सवाल समझ में आया होगा आप लोगों को। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच डिजीज अमॉन्ग दीज इज स्प्रेड बाई प्रोटोजोवन, इन चारों में से कौन सा रोग है जो कि किसी प्रोटोजोवन के द्वारा फैलता है। ओके, तो मलेरिया की बात कर लें, कॉलरा की बात कर ले, जॉन्डिस की बात कर ले, या इनमें से कोई नहीं। तो मलेरिया के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मलेरिया जो होता है उसको कॉज करता है कौन? वो प्लाज्मोडियम करता है। ओके, प्लाज्मोडियम स्पीसीज कह लीजिए, ज़्यादा सुटेबल आंसर होगा। ओके, प्लाज्मोडियम स्पीसीज ये क्या है? एक तरीके का प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोवन पैरासाइट है, पैरासाइट। ओके, तो जो मलेरिया होता है स्टूडेंट वो बेसिकली प्रोटोजोआ के थ्रू स्प्रेड होता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा और ऑप्शन को भी देख लेते हैं इसी वजह से। तो जो ऑप्शन बी दे रखा है कॉलरा, ये कॉलरा की अगर बात किया जाए स्टूडेंट तो ये एक तरीके का बैक्टीरियल डिजीज़ है, यानी ये एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है विब्रियो कॉलरी नामक बैक्टीरिया के द्वारा ये होता है क्या? कॉलरा। ओके, और कॉलरा जो होता है ये मेनली जो ट्रांसमिट होता है या कह लीजिए जो फैलता है, तो ये कंटामिनेटेड वाटर या फूड के सेवन से, यानी कोई इंसान अगर कंटामिनेटेड मतलब कोई प्रदूषित पानी पी लेता है या प्रदूषित खाना खा लेता है जिसमें ये बैक्टीरिया विब्रियो कॉलरी पाया जाता है, तो उस वजह से भी कॉलरा के फैलने या होने के चांसेस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ओके, तो कॉलरा मैंने बताया आपको कि ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, ना कि ये प्रोटोजोआ से होता है। ओके, जॉन्डिस की बात किया जाए तो पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जॉन्डिस होता है ये एक तरीके की लीवर की बीमारी है, लीवर डिजीज। यह एक लीवर डिजीज है। होता कैसे है स्टूडेंट? लीवर में एक सिक्रीशन होता है जिसका नाम है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन नामक केमिकल जो हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट हो जाता है, तो जॉन्डिस होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये जो बिलीरुबिन है ये बेसिकली हमारे ब्लड में जाता है और ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में जाता है, और ये हमारी बॉडी को मतलब जब इन्फेक्ट करता है तो बेसिकली ये पीला, हमारी बॉडी पीलापन या पीला होने लगती है, पीला। ओके, येलो कलर होने लगती है हमारी बॉडी का, और उसी कंडीशन को बोलते हैं जॉन्डिस। तो बेसिकली ये होता तो लीवर की वजह से है, यानी यह एक लीवर डिजीज है। ओके, लेकिन ये प्रोटोजोआ के थ्रू नहीं होता है। यह जब लीवर जो होता है हमारा वो सिक्रीट करता है क्या? बिलीरुबिन नामक केमिकल सिक्रीट करता है, जब ब्लड में मिलता है तो ब्लड पूरे बॉडी में इसको पहुंचाता है, जिस वजह से हमारा बॉडी जो है वो पीला होने लगता है, और वही कंडीशन है उसी को जॉन्डिस कहा जाता है। इसी को हम लोग आम बोलचाल की भाषा में पीलिया बोलते हैं, पीलिया। ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये किसी प्रोटोजोआ से नहीं होता। ओके, ये इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया। मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ के थ्रू फैलता है। अगला सवाल है स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 65% ऑफ द केसेस ऑफ मलेरिया इन इंडिया। यानी सवाल ये कह रहा है कि भारत में लगभग 65% जो केसेस हैं मलेरिया के,
उसके फैलने के लिए इन चारों में से कौन सा पैरासाइट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, यानी कहने का मतलब है कि वो कौन सा पैरासाइट है जो ये फैलाता है, क्या फैलाता है, मलेरिया। ओके, तो 4 यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। पहले में दे रखा है प्लाज्मोडियम मलेरी, पी का मतलब है यहाँ पे प्लाज्मोडियम। ओके, शॉर्टकट दे रखा है क्वेश्चन में, लेकिन आपको फुल फॉर्म मैं बता दे रहा हूँ, प्लाज्मोडियम। पहला ऑप्शन दे रखा है प्लाज्मोडियम मलेरी, सेकंड वन आपका दे रखा है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, तीसरा दे रखा है आपको फाइलस्पेरम, प्लाज्मोडियम फाइलस्पेरम, चौथा दे रखा है प्लाज्मोडियम ओवेल। ओके, तो सबसे पहले मलेरिया के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। थोड़ा सा अब हम लोग इस प्लाज्मोडियम के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं पहला ऑप्शन जो है प्लाज्मोडियम मलेरी। ओके, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फाइलस्पेरम एंड ओवेल। तो बेसिकली हम लोग प्लाज्मोडियम की अगर बात करें, प्लाज्मोडियम की ज़्यादातर अगर देखा जाए स्टूडेंट तो 5 तरीके की स्पीसीज पाई जाती है, 5 स्पीसीज ऑफ मलेरियल पैरासाइट है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि जो मलेरिया फैलता है उसको फैलाने के लिए प्लाज्मोडियम के 5 स्पीसीज जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 5 स्पीसीज ऑफ मलेरियल पैरासाइट। ओके, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहला आपका हो गया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ऑप्शन बी मतलब दूसरा कह लीजिए प्लाज्मोडियम फाइलस्पेरम, सी आपका प्लाज्मोडियम मलेरी, आपका डी हो जाएगा प्लाज्मोडियम ओवेल। एक और स्पीसीज होता है जो कि मलेरिया को फैलाता है, वो है आपका प्लाज्मोडियम नोलेसी, KNOW, जस्ट अ मिनट। प्लाज्मोडियम नोलेसी। ओके, ये 5 स्पीसीज हैं जो कि मलेरियल पैरासाइट के रूप में काम करते हैं, और ये पांचों प्लाज्मोडियम की स्पीसीज हैं। ओके, तो जो प्रोटोजोवन ये है स्टूडेंट, इसमें अगर देखा जाए तो प्लाज्मोडियम जो आपका यूँ कह लीजिए कि वाइवेक्स होता है, ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये सबसे ज़्यादा अबाउट 65% इंडिया में जो केसेस होते हैं मलेरिया के, इसी के द्वारा होता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा ही आपका लगभग 65% जो इंडिया में केसेस होते हैं मलेरिया के, वो इसी के यही रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, इंडिया के अलावा अगर बात किया जाए तो इंडिया में अगर हम लोग इंडिया के अलावा इसको ओवरऑल देखा जाए तो साउथ एशियन कंट्री की बात कर लीजिए, साउथ एशिया में इसके साथ साथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी ये लगभग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है, कॉन्टिनेंट। ओके, तो साउथ एशियन कंट्री और अफ्रीकन कंट्री में भी मतलब ये मलेरिया का जो सबसे ज़्यादा फैलाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होती है, वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ही है अबाउट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग और जान लेते हैं कि जो ये फाइलस्पेरम है, ऑप्शन नंबर बी में जो मैंने लिखा है, ये प्लाज्मोडियम फाइलस्पेरम, इन 5 स्पीसीज में अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा खतरनाक यही होता है, यानी मोस्ट सीवियर एंड डेडली यही होता है, मोस्ट सीवियर एंड डेडली। यानी इन 5 स्पीसीज में सबसे खतरनाक यही होता है, कौन सा, प्लाज्मोडियम फाइलस्पेरम। ओके, लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की, सबसे ज़्यादा यही फैलाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक ये होता है। और जो मैंने 5वां आपको बताया यही वाले ऑप्शन में नोलेसी के बारे में, ये ज़्यादातर आपको साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इसका, साउथ ईस्ट एशिया में। यानी मेरे कहने का मतलब वो कंट्रियाँ जो कि सार्क के अंतर्गत आती हैं, जैसे इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, थाईलैंड हो गए, ये सब जो कंट्रीज़ हैं ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के कैटेगरी में आती हैं। ओके, तो जो प्लाज्मोडियम नोलेसी है ये ज़्यादातर इसी मतलब इन्हीं कंट्रियों में मतलब मलेरिया को फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आई होप इस सवाल को आप लोग समझ पाए होंगे। बेसिकली इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द डिजीज़ कॉज्ड बाय निमेटोड्स
सॉरी, द डिजीज कॉज्ड बाई निमाटोड्स। तो निमाटोड को फैलाने वाला कौन सा रोग होता है, मतलब निमाटोड के द्वारा कौन सा रोग इन चारों में से फैलता है? ओके, तो पहला ऑप्शन दे रखा है फाइलेरिया, सेकंड वन आपका दे रखा है फ्लोरोसिस, तीसरा दे रखा है आपका इंसेफेलाइटिस, चौथा दे रखा है लेप्रोसी। एक एक ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे डिटेल में अध्ययन करते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है स्टूडेंट फाइलेरिया बेसिकली एक तरीके का कॉजिंग एजेंट होता है और जिसके द्वारा एक रोग होता है जिसका नाम है फाइलेरियासिस। फाइलेरियासिस क्या है बेसिकली स्टूडेंट, अगर इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानने की कोशिश करें तो फाइलेरियासिस जो है एक तरीके का पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है और ये पैरासिटिक इन्फेक्शन और ये होता कैसे है, यानी फाइलेरियासिस होता है ये काज्ड बाई फाइलेरी इसके द्वारा होता है। ये एक तरीके का वर्म है यानी निमेटोड वर्म्स है। ओके, इसका स्ट्रक्चर होता है थ्रेड लाइक होता है, यानी धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक निमेटोड वर्म। जो फाइलेरी है स्टूडेंट वो एक थ्रेड लाइक निमेटोड वर्म होता है जिसकी वजह से फाइलेरियासिस होता है। यह एक तरीके का पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है। ओके, ये पर्सन टू पर्सन जो ट्रांसमिट होता है, पर्सन टू पर्सन ये जो फैलता है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो बेसिकली होता है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। यानी जो फाइलेरियासिस होता है उसके लिए एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलाने का जो काम करता है वो फीमेल क्यूलेक्स मच्छर करता है। ओके, और ये ज़्यादातर केसेस में अगर देखा जाए तो ये ज़्यादातर आपके ट्रॉपिकल जो कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल कंट्रीज़ उन कंट्री को या उन देशों को बोलते हैं जो दो ट्रॉपिक्स के बीच में आती हैं, यानी इनका कुछ हिस्सा जो है वो ट्रॉपिक्स के बीच में होता है। उन कंट्रियों में ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। क्यों? क्योंकि रीज़न एक है यहाँ पे कि इन कंट्रियों में जो एटमॉस्फेयर होता है थोड़ा वार्म होता है, वार्म कंडीशन होता है, इस वजह से यहाँ पे इनके फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो मच्छर इनएक्टिव कंडीशन में यानी हाइबरनेशन की प्रोसेस के थ्रू बेसिकली ये छुप जाते हैं उस कंडीशन में। बहुत ठंडी में मच्छर आपको देखने को नहीं मिलते हैं जनरली। जैसे जैसे कंडीशन थोड़ा वार्म होता है यानी गर्मी आने लगती है तो मच्छर अपने आप को एक्टिव कर लेते हैं और वो मतलब एक एक्टिव फेज़ में आ जाते हैं। ओके, तो जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ होती हैं यहाँ पे जो सनरेज होती है वो प्रॉपर तरीके से होती है और यही कारण है कि यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है थोड़ा सा बाकी मतलब पोलर रीजन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है और यही कारण है कि मच्छर एक्टिव हो जाते हैं। ओके, और यही कारण है कि इन कंट्रीज़ में आपको ये फाइलेरियासिस देखने को मिलता है। ओके, तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि फाइलेरिया। ओके, सेकंड वन कह रहा है कि फ्लोरोसिस की अगर बात किया जाए स्टूडेंट तो फ्लोरोसिस से मतलब जब कोई इंसान किसी दूषित पानी को पीता है, मैं यहीं पे आपको शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ कि जब कोई इंसान किसी दूषित वाटर को पीता है और उसमें अगर फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा हो, तो उस पर्सन को फ्लोरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेरे कहने का सिंपली इतना ही मतलब है कि जब कोई इंसान अगर कोई दूषित पानी पी लेता है और उसमें फ्लोरीन पाया जाता होगा तो उसको फ्लोरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये होता कैसे है, तो ये बेसिकली अगर आप देखें तो दो कैटेगरी में आपको बता दे रहा हूँ। एक हो गया आपका डेंटल फ्लोरोसिस, एक हो गया आपका स्केलेटल फ्लोरोसिस। अब डेंटल फ्लोरोसिस का मतलब ये होता है कि दांतों में पीलापन हो जाएगा, दांत आपके कमज़ोर हो जाएंगे, मतलब बेसिकली जो उसका इनेमल वाला पार्ट होता है धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। ओके, तो वो आपका कंडीशन जो होगा वो आपका हो जाएगा डेंटल फ्लोरोसिस। लेकिन स्केलेटल आप देख पा रहे होंगे तो स्केलेटल में क्या होता है कि बेसिकली जो हड्डियाँ होती हैं वो पोरस हो जाती हैं यानी कमज़ोर हो जाती हैं, जिस वजह से वो इंसानों की जो जॉइंट्स होते हैं काफ़ी दर्द उसमें होता है और उसमें स्वेलिंग भी हो जाती है। ओके, तो ये बेसिकली दो तरीके की फ्लोरोसिस होती है। ओके, अगर ये ऑप्शन सी जो कह रहा है इंसेफेलाइटिस की अगर बात किया जाए तो जब इंसान के मस्तिष्क में अगर स्वेलिंग हो जाए यानी सूजन आ जाए
तो उस कंडीशन को बोलते हैं बेसिकली इंसेफेलाइटिस। और इसका होने के लिए ये बेसिकली एक तरीके का वायरल डिजीज़ है, यानी इंसेफेलाइटिस होता है ये वायरल डिजीज़ है, ये वायरस से होता है, या वायरस जब इन्फेक्शन करता है इंसान के ब्रेन को, तो जब उसमें स्वेलिंग आ जाती है उसी कंडीशन को बोलते हैं इंसेफेलाइटिस। ओके, अगर लेप्रोसी की बात कर लिया जाए जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है, तो लेप्रोसी बेसिकली एक तरीके का, इसे हिंदी में हम लोग कुष्ठ रोग बोलते हैं, और ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। लेप्रोसी की अगर बात किया जाए तो ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत डिटेल में इसको पढ़ा था, बैक्टीरियल डिजीज़। और किस बैक्टीरिया से होता है, तो जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम है आपका माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। अब लेप्री जो होता है ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री, और लेप्रोसी जो होता है जनरली स्टूडेंट वो आपकी स्किन और नर्व से भी ज़्यादा इफेक्टिव देखने को मिलता है। यानी जब लेप्रोसी किसी पर्सन को हो जाता है तो उसकी स्किन या उसके नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा डैमेज होता है, ओके। तो बेसिकली ये चारों ऑप्शन हम लोगों ने डिटेल में देख लिया है। और सवाल जो पूछा है कि द डिजीज़ कॉज्ड बाय निमाटोड्स की अगर बात करें तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा, मैंने आपको डिटेल में इसको बताया कि फाइलेरिया जो वार्म होता है वो फाइलेरियासिस नामक एक रोग को फैलाता है, ओके। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं स्टूडेंट। अगला सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय फंजाई। इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा रोग है जो कि फंजाई की वजह से होता है, तो ओके। पहला ऑप्शन दे रखा है एलर्जी, दूसरा कलर ब्लाइंडनेस, तीसरा आपका एड्स दे रखा है, चौथा आपका बाल्डनेस दे रखा है। अगर इसका देखा जाए तो एड्स जो होता है ये एक तरीके का वायरस से होने वाला रोग है, ओके। ये ऑप्शन तो होगा नहीं। कलर ब्लाइंडनेस की अगर बात किया जाए तो कलर ब्लाइंडनेस होता है एक जेनेटिक डिजीज है, जेनेटिक डिजीज, ओके। अभी आगे आने वाले चैप्टर में इसके सवाल काफ़ी देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पे हम लोग इसको डिटेल में अध्ययन कर लेंगे। यहाँ पे सिंपली आप ये जानिए कि जो कलर ब्लाइंडनेस होता है यह एक तरीके का जेनेटिक डिजीज़ होता है, ओके। एलर्जी की अगर बात किया जाए स्टूडेंट, तो एलर्जी जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल यूँ कह लीजिए जो मतलब हार्मफुल नहीं होता है वो हमारी बॉडी से टकराता है तो हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है थोड़ा सा वीक हो जाता है, ओके। तो वीक होने के बाद क्या होता है कि जो वो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली उसको हम लोग एलर्जन बोलते हैं। एलर्जन, एलर्जन का मतलब वो है ऐसे पार्टिकल्स हैं या ऐसे पदार्थ हैं जो एलर्जी पैदा करते हैं, ओके। तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो हमारा बॉडी वो प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर एलर्जी की बात किया जाए तो कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी पे अगर सनरेज आ जाती है तो उनके स्किन जो होते हैं वो लाल कलर हो जाते हैं बेसिकली, और बहुत ज़्यादा उसमें खुजली होने लगती है, ओके। तो एक तरीके का एलर्जी वो भी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पॉलिनेशन वाले एरिया में चले जाते हैं, पॉलिनेशन वाले एरिया में, और वो सांस लेने के दौरान अगर कुछ पॉलेंस जो उनकी नाक के थ्रू अगर वो एंटर कर जाते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होने के चांसेस होते हैं। तो कुछ लोगों को पॉलन एलर्जी भी हो जाता है, ओके। तो कई तरीके की एलर्जी पाई जाती हैं। तो बेसिकली वही है कि एलर्जी एक तरीके से जो अनहार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जब हमारी बॉडी में या उस पर्सन के बॉडी में एंटर करते हैं तो उसमें कुछ अलग तरीके का इनएक्टिवनेस दिखाई देता है, उसी कंडीशन को एलर्जी बोलते हैं, ओके। और रही बात अगर ये ऑप्शन नंबर डी में जो बाल्डनेस दे रखा है, तो बाल्डनेस होता है बेसिकली गंजापन इसे बोलते हैं, गंजापन। यह एक तरीके का फंगल डिजीज़ है, फंगल डिजीज़, ओके। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ओके। तो जो बाल्डनेस ऑप्शन नंबर डी है यही फंजाई के द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि व्हाट इज R21 मैट्रिक्स MTM। बेसिकली ये 2024 के पीसीएस में पूछा गया था, जो कि यूपी पीसीएस का वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था उस साल। उस साल ये जो सवाल आया था ये उस साल के करंट में था बेसिकली, यानी R21 या मैट्रिक्स MTM जो होता है स्टूडेंट ये उस साल के करंट में था, इसलिए वो सवाल पूछ लिया था। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि R21 मैट्रिक्स MTM है क्या। तो ये एक तरीके का ये मलेरियल वैक्सीन है, मलेरिया वैक्सीन सॉरी, यह एक तरीके का मलेरिया वैक्सीन है। और इसको डेवलप किसने किया था, तो इसको डेवलप किया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ओके।
इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया था और एक तरीके का ये मलेरिया वैक्सीन है। तो ओके, हम लोग अब ऑप्शन पे चलते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि वैक्सीन अगेंस्ट मलेरिया डेवलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। दूसरा कह रहा है कि वैक्सीन अगेंस्ट मलेरिया डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक इंटरनेशनल। ओके, तो ये तो गलत हो जाएगा, सीरम इंस्टीट्यूट कर रहा है। और ऑप्शन सी कह रहा है कि वैक्सीन अगेंस्ट एड्स, एड्स वाला भी नहीं है, मैंने आपको मलेरिया बता दिया। चौथे ऑप्शन में भी अगेंस्ट एड्स दे रखा है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। वैक्सीन अगेंस्ट मलेरिया भी है और सीरम इंस्टीट्यूट भी इसको डेवलप किया है, तो ये दोनों में मैच कर जा रहा है, तो यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये उस साल के मतलब बेसिकली करंट में था, इसलिए ये सवाल पूछ लिया गया है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग आगे अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि दो लिस्ट दे रखा है, उनको मैच कराने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ रोग दे रखा है, लिस्ट 2 में वो किन के द्वारा होता है, यानी उसकी कॉजेटिंग एजेंट को पूछ रखा है, यानी दे रखा है। ओके, तो एक एक करके हम लोग मैच कराते हैं। तो मलेरिया भी हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। मलेरिया जो होता है एक तरीके का प्रोटोजोवन रोग है। ओके, तो अगर डी को हम लोग ए से मैच करा दें तो आपका दो ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। ओके, आपका ऑप्शन ए चला गया एंड ऑप्शन सी चला गया। बाल्डनेस की अगर बात करें तो पिछले ही सवाल में हम लोगों ने देखा कि बाल्डनेस जो होता है एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन है। ओके, तो ये फंजाइस होता है। अगर हम लोग सी को 2 से मैच करा दें तो आपका ऑप्शन नंबर डी मैच हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, बाकी दोनों भी मैच करा देते हैं। एड्स की अगर बात किया जाए, एड्स जो होता है वायरस से होता है, HIV वायरस उसका नाम है। आप लोगों को मैंने वायरस वाले टॉपिक में इसको बता ही रखा है। और प्लेग की अगर बात किया जाए तो प्लेग जो होता है स्टूडेंट ये बैक्टीरिया से होता है। ओके, तो इसका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा 4 3 2 1। ये ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है, यहाँ पे फिर से मैचिंग का सवाल है। ये लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखा है। तो लिस्ट 1 में दे रखा है कि डिजीज़ यानी रोग का नाम दे रखा है और इसमें फैक्टर किसकी वजह से ये होता है। ओके, एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो मलेरिया सबसे पहले ऑप्शन डी में दे रखा है, तो उसको देखते हैं। मलेरिया जो है स्टूडेंट एक तरीके का ये प्रोटोजोवन रोग है। तो अगर हम लोग डी को 2 से मैच करा दें तो आपका डी से 2 एक ही में है, ऑटोमेटिक आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, बाकी भी हम लोग मैच कराते हैं। डेंगू मैंने आपको अभी कुछ समय पहले ही बताया कि डेंगू जो होता है वो एक तरीके का वायरस से होने वाला रोग है। ओके, पेप्टिक अल्सर की अगर बात किया जाए तो एक तरीके का ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, लेकिन पेप्टिक अल्सर होता क्या है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जब इंसान के पेट के साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है जिसे बोलते हैं डियोडिनम। इंसान के पेट में और उसके डियोडिनम में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ऊपरी वाला भाग होता है उसको डियोडिनम कहा जाता है। इसके जो इनर वाली लेयर होती है उसमें अगर घाव हो जाए उसी कंडीशन को पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। और ये होता कैसे है, तो ये बेसिकली बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ओके, तो जो पेप्टिक अल्सर होता है स्टूडेंट उसको कॉज करने के लिए क्या मतलब फैक्टर काम करता है, तो बैक्टीरिया करता है। तो एक आप 4 मैच करा दीजिए। इसके बाद जो एलिफेंट फूट है यानी जिसे हाथी पाँव रोग कहते हैं, वो एक तरीके का रोग होता है जो वार्म से होता है। ओके, तो एलिफेंट फूट जो होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल जान लेते हैं, क्योंकि कभी अगर भविष्य में सवाल पूछ लिया तो आप लोग इसको सॉल्व करने के लिए कैपेबल रहें। ओके, एलिफेंट फूट इसी को हम लोग हाथी पाँव रोग भी कहते हैं। हाथी पाँव रोग। ओके, तो एलिफेंट फूड जो होता है स्टूडेंट ये इसको हम लोग आल्सो नोन एज फाइलेरियासिस। ओके, एलिफेंट फूड को ही हम लोग फाइलेरियासिस के नाम से भी जानते हैं। यह एक तरीके का पैरासिटिक डिजीज़ है। कैसा डिजीज़ है? पैरासिटिक डिजीज़ है, पैरासिटिक डिजीज़। ओके, इसके अलावा अगर बात किया जाए स्टूडेंट तो इसको जो कॉज करने वाला एजेंट होता है या जिस वर्म के यानी जिस कीड़े के द्वारा ये होता है उसको बोलते हैं वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी। इसी वर्म के थ्रू ये जो एलिफेंट फूट होता है वो डिजीज़ आपका होता है। लेकिन इसको फैलाने का काम कौन करता है? तो इसको फैलाता कौन है? इस मॉस्किटो यानी मच्छर के काटने से ये फैलता है। स्प्रेड बाई
मस्कीटो बाइट। ओके, तो मच्छर के काटने से एलिफेंट, ये आपका फाइलियारिसिस नैनी जिसे एलिफेंट फूड हम लोग हाथी पाँव रोग कहते हैं, ये मच्छर के काटने से फैलता है। और ये जो वर्म के द्वारा होता है उसका नाम है वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी। यह एक तरीके का पैरासिटिक डिजीज़ है और इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है आपका फाइलियारियासिस। ओके, आई होप इस पॉइंट को आप लोग समझ पाए होंगे। तो इसका करेक्ट इस पर्टिकुलर सवाल का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है स्टूडेंट, स्लीपिंग सिकनेस हैपेंस ड्यू टू। ओके, तो सवाल कह रहा है कि स्लीपिंग सिकनेस जो होता है वो किसकी वजह से होता है। चारों ऑप्शन को हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला कह रहा है कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, यानी विटामिन ए की कमी से होता है। ऐसा कुछ अभी तक हम लोगों ने नहीं सुना है। ओके, ऑप्शन बी कह रहा है डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम इन बॉडी, कैल्शियम की मतलब शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए उस वजह से स्लीपिंग सिकनेस होता है। ऐसा भी हम लोगों ने नहीं सुना है अभी तक। फिर ऑप्शन सी कह रहा है कि राइजिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर के बढ़ने से, ये भी हम लोगों ने नहीं सुना है। ओके, ऑप्शन डी कह रहा है यूनिसेलुलर एनिमल नेम्ड ट्रिपैनोसोमा, यह एक तरीके का यूनिसेलुलर एनिमल है जिसकी वजह से स्लीपिंग सिकनेस होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिटेल में समझ लेते हैं कि स्लीपिंग सिकनेस होता क्या है, फिर हम लोग वापस अगेन इसके ऑप्शन पे आएंगे और आसानी से इस सवाल के आंसर तक पहुंच पाएंगे। ओके, स्लीपिंग सिकनेस, अगर स्लीपिंग सिकनेस के बारे में बात किया जाए स्टूडेंट, तो जो स्लीपिंग सिकनेस होता है इसका एक और नाम है। इसका क्या नाम है कि ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिपैनो सोमियासिस। ओके, इसी स्लीपिंग सिकनेस का दूसरा नाम है ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिपैनो सोमियासिस, या इसे शॉर्टकट में आप ट्रिपैनो सोमियासिस भी कह सकते हो। ओके, और इसको फैलाने का काम यानी स्प्रेड बाई, ये फैलता कैसे है, तो स्प्रेड बाई बाइट ऑफ सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई नामक एक इंसेक्ट होता है जिसके काटने से ये फैलता है। ओके, और ये दो डिफरेंट पैरासाइट की वजह से, टू डिफरेंट पैरासाइट की वजह से, डिफरेंट पैरासाइट की वजह से ये फैलता है। ओके, या होता है। ओके, बेसिकली कॉज्ड बाई। तो पहला जो पैरासाइट है आपका वो है आपका ट्रिपैनो सोमा ब्रूसेई रोडेसियंस, और जो दूसरा आपका है वो है आपका ट्रिपैनोसोमा ब्रूसेई गैम्बियंस। ओके, तो ये दो तरीके का पैरासाइट है जिसकी वजह से ये फैलता है या कॉज होता है, यानी यहाँ पे आप लिख लीजिए कॉज्ड बाई। फैलता तो है ये सीसी फ्लाई के थ्रू, और ये होता किसके द्वारा है, तो ये ट्रिपैनोसोमा ब्रूसेई रोडेंसियस, और दूसरा है ट्रिपैनोसोमा ब्रूसेई आपका गैबियस के द्वारा। ओके, ये दो तरीके के पैरासाइट हैं। एक पॉइंट यहाँ पे और इम्पोर्टेंट आपका हो जाता है, मैं यहाँ पे अलग कलर से लिख दे रहा हूँ कि जो स्लीपिंग सिकनेस होता है ये नॉट अ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है, यानी ये मच्छरों के द्वारा नहीं फैलाया जाता है, नहीं होता, नॉट अ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज। इस पॉइंट को मैंने थोड़ा हाईलाइट इसलिए कर दिया है कि कई सवाल पीवाईक्यूज अगर सॉल्व करेंगे तो कई बार ये पूछ रखा है कि स्लीपिंग सिकनेस जो होता है वो एक मच्छर यानी मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है। नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। ये होता कैसे है, तो ये सीसी नामक फ्लाई एक होता है, इंसेक्ट होता है, उसके काटने से होता है, ना कि मच्छर के काटने से। ओके, तो आई होप इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, और इसका करेक्ट आंसर अब हम लोग देखते हैं कि ये विटामिन ए की कमी से तो नहीं होता है, ये भी रॉन्ग है। डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम इन बॉडी, ये भी नहीं है। राइजिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, ये भी आपका इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनिसेलुलर एनिमल ट्रिपैनोसोमा एक होता है, उसकी वजह से ये फैलता है, और यही वजह है कि इसको ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस भी कहा जाता है, ट्रिपैनोसोमियासिस।
ओके, यही इसका दूसरा नाम है किसका, स्लीपिंग सिकनेस का। आई होप इस सवाल को आप लोग समझ पाए होंगे। ओके, अगला सवाल है, ये बेसिकली स्टूडेंट उस समय के करंट का सवाल है, आज के दौर में इसका रेलेवेंस उतना नहीं है, बस इतना आप जान लीजिए कि इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या है। ओके, सवाल कह रहा है कि लिएंडर पेस वाज फोर्स्ड ऑफ द कोर्ट ऑफ टेनिस in 2003 after a problem was detected in his brain. Okay, what was the problem was, यानी ये सवाल कह रहा है, इसको हिंदी में आप लोग समझ लीजिए कि लिएंडर पेस को 2003 में टेनिस कोर्ट से विदा होना पड़ा या छोड़ना पड़ा जब उनके मस्तिष्क में एक समस्या का पता चला। ओके, तो वो समस्या क्या थी, तो बेसिकली इसका आंसर आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, एक तरीके का सिस्ट था जिसकी वजह से उन्हें टेनिस के कोर्ट से कुछ समय के लिए अलग होना पड़ा था। लिएंडर पेस, जो कि आप सभी लोग जानते ही होंगे, लिएंडर पेस भारत के एक बहुत ही बेहतरीन टेनिस प्लेयर हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, भारत के एक टेनिस प्लेयर हैं। लिएंडर पेस जो है भारत के काफ़ी उच्च क्वालिटी के टेनिस प्लेयर हैं, और इनको 2003 में कोर्ट से थोड़ा सा समय के लिए अलग होना पड़ा, क्योंकि उनके ब्रेन में एक चीज़ डिटेक्ट की गई थी। वो चीज़ क्या थी आपकी, एक सिस्ट। अगर सिस्ट के बारे में बात किया जाए कि सिस्ट होता क्या है, तो यह कोशिकाओं का एक समूह होता है, और जो एक साथ मिलकर एक थैली नुमा स्ट्रक्चर बना लेती हैं। बेसिकली ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। ओके, सिस्ट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स जो आगे चल करके एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर बना लेता है। ओके, थैलीनुमा स्ट्रक्चर। ओके, तो बेसिकली सिस्ट उसी को कहते हैं। आई होप इस सवाल को आप लोग समझ पाएंगे। आज के समय में इस सवाल का उतना रेलेवेंस नहीं है, लेकिन ये सिस्ट क्या होता है, बस आप इसको इतना जान लीजिए कि सिस्ट एक तरीके का क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है, जो कि दैट हैव ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ सैक, यानी एक तरीके का थैली नुमा स्ट्रक्चर बना लेता है, उसी को सिस्ट कहा जाता है। ओके, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल जो है आपका ये जेनेटिकल डिसऑर्डर से टॉपिक से है। तो यहाँ पे सवाल ये पूछ रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन जेनेटिक डिजीज। इन चारों ऑप्शन में पूछ रहा है कि कौन सा रोग है जो कि जेनेटिकल नहीं है। ओके, ऑप्शन ए कह रहा है नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन बी कह रहा है कि एल्बिनिज्म, ऑप्शन सी कह रहा है हीमोफीलिया, एंड ऑप्शन डी कह रहा है कलर ब्लाइंडनेस। ओके, तो एक एक करके हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए में जो नाइट ब्लाइंडनेस है, अगर इसकी बात किया जाए स्टूडेंट कि जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है होता किससे है, तो यह एक तरीके का जेनेटिकल डिजीज तो नहीं है, यानी ये काज्ड बाई डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। ओके, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, न कि यह जेनेटिकल डिजीज है। ओके, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में सवाल में पूछ रखा है कि कौन सा जेनेटिकल डिजीज नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाइट ब्लाइंडनेस होता है स्टूडेंट, ये विटामिन की कमी से होता है, न कि एक जेनेटिकल रोग है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। बाकी जो और ऑप्शन है उसको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है और आगे आने के चांसेस इसके और भी हैं। ओके, तो एल्बिनिज्म की अगर बात करें हम लोग, एल्बिनिज्म होता क्या है स्टूडेंट, अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो यह एक तरीके का जेनेटिक डिजीज है। ओके, अब इसमें होता क्या है कि इसमें हमारे शरीर में जो एक मेलानिन पिगमेंट पाया जाता है, बेसिकली हमारे स्किन में पाया जाता है, तो जो मेलानिन पिगमेंट होता है स्टूडेंट, मेलानिन पिगमेंट, वो हमारे शरीर में नहीं बन पाता, या तो वो किसी तरीके से मतलब जो उसको बनाने वाली सेल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, और या ये तरीके के जेनेटिकल डिजीज है तो ये कैरी करता है नेक्स्ट जनरेशन में। ओके, तो हमारे शरीर में मेलानिन पिगमेंट नहीं बन पाने के कारण जो ह्यूमन की बॉडी होती है वो काफी मतलब व्हाइटिश या गोरे कलर की हो जाती है, जैसे अंग्रेज दिखते हैं उस तरीके का। ओके, तो बेसिकली उसी कंडीशन को एल्बिनिज्म कहते हैं। आखिर एल्बिनिज्म किन किन पार्ट्स में होता है, तो जनरली ये आपके स्किन में देखने को मिलता है। आपकी स्किन व्हाइट हो जाएगी, आपका हेयर यानी जो बाल होते हैं वो भी व्हाइट हो जाएंगे, आपकी आंखें जो होती हैं वो भी आपकी व्हाइटिश दिखेंगी। क्योंकि
तो ये सब जो होते हैं वाइट हो जाते हैं, प्रॉपर वाइट, वाइटिश इन कलर, वाइटिश इन कलर। अब व्हाइटिश इन कलर क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में जो मेलानिन पिगमेंट बनाने वाली सेल्स होती हैं वो पार्शियली या फुली डैमेज हो जाती हैं, जिस वजह से जो मेलानिन पिगमेंट जो कलर होता है हमारे स्किन पे या बालों में या आंखों में नहीं आ पाता प्रॉपर तरीके से। और जो ह्यूमन की बॉडी होती है एकदम सफेद, यानी अंग्रेजों के नुमा दिखते हैं वो लोग। ओके, तो उस कंडीशन को एल्बिनिज्म बोलते हैं। यह एक तरीके का जेनेटिक डिजीज है। इस पॉइंट को आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। ओके, तो एल्बिनिज्म एक तरीके का जेनेटिक डिजीज है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं हीमोफीलिया की, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया की अगर बात किया जाए स्टूडेंट, तो इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ब्लीडर्स डिजीज। ओके, इसी को हम लोग ब्लीडर्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं। इसका एक और नाम है आपका रॉयल हीमोफीलिया, रॉयल हीमोफीलिया। रॉयल हीमोफीलिया क्यों कहते हैं? कि सबसे पहली बार इसको ब्रिटेन की महारानी जो थी उनके अंदर मतलब इसको सबसे पहले खोजा गया था, वही रीजन है कि इसे रॉयल हीमोफीलिया के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो बेसिकली एक तरीके का ये जेनेटिक डिजीज है, यह भी एक तरीके का जेनेटिकल या जेनेटिक डिजीज है। ओके, और इसमें क्या होता है स्टूडेंट, हीमोफीलिया की कंडीशन में इसमें जो हमारे ब्लड होते हैं वो जो क्लॉट होने की उनकी क्षमता होती है वो काफी कम हो जाती है। यानी ब्लड क्लॉटिंग का जो टाइम होता है, ब्लड क्लॉटिंग का जो टाइम होता है, या तो वो बढ़ जाता है या तो उसमें कम हो जा बहुत कम हो जाती है। टाइम की बात कर रहा हूं मैं, ब्लड क्लॉटिंग की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, ब्लड क्लॉटिंग की क्षमता कम हो जाती है, लेकिन जो ब्लड क्लॉटिंग का जो टाइम होता है वो बढ़ जाता है। मेरे स्टेटमेंट को आप लोग ध्यान से समझिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हीमोफीलिया के पेशेंट होते हैं, जब उनमें अगर कोई चोट लग जाए, जब उनका ब्लड जो होता है वो ब्लीड करने लगे, तो उस केस में देखा जाता है हीमोफीलिया के पेशेंट में कि ब्लड क्लॉटिंग जो होती है बहुत आसानी से नहीं हो पाती है। जनरली आमतौर पे देखा जाए तो एक नॉर्मल इंसान में 2 से 3 मिनट में जो उसका ब्लड होता है बाहर निकलने के बाद क्लॉट कर जाता है, लेकिन हीमोफीलिया वाले पेशेंट के केस में अगर देखा जाए तो ये इतने आसानी से नहीं हो पाता। ओके, और यही रीज़न है कि उसमें ब्लीडिंग काफ़ी मात्रा में हो जाती है, और कभी कभी तो अगर हैवी चोट लग जाए तो उसको उस कंडीशन में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो हीमोफीलिया भी एक तरीके का जेनेटिक डिजीज़ है। ओके, तो ऑप्शन सी भी आपका एक जेनेटिक है। ओके, और रही बात ऑप्शन डी की कलर ब्लाइंडनेस की अगर बात किया जाए, तो कलर ब्लाइंडनेस जो होता है स्टूडेंट, ये भी एक तरीके का जेनेटिक डिजीज़ होता है, जेनेटिक डिजीज होता है। ओके, और इसमें होता क्या है कलर ब्लाइंडनेस में, तो कलर ब्लाइंडनेस में जनरली जो पेशेंट होते हैं वो रेड एंड ग्रीन कलर का जो जो ग्रीन कलर होते हैं, लाल और जो हरा कलर होता है, इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते बेसिकली। यानी मेरे कहने का मतलब है कि इन पेशेंटों में जो होता है रंग को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाने की एबिलिटी नहीं होती बेसिकली। यानी जो कलर ब्लाइंडनेस होते हैं, यानी कलर ब्लाइंड जो पर्सन होते हैं, उनमें जो कलर को आइडेंटिफाई करने की क्षमता होती है वो काफ़ी कम होती है, और ज़्यादातर आप रेड और ग्रीन कलर की आइडेंटिफाई करने में वो उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ओके, तो ये भी एक तरीके का क्या कह लीजिए कि जेनेटिक डिजीज़ है। यानी एल्बिनिज्म, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस होता है, ये एक तरीके का जेनेटिक डिजीज है। लेकिन जो ऑप्शन ए में दे रखा है नाइट ब्लाइंडनेस, एक तरीके का ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। ओके, तो यही कारण है कि इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि द फेमस बबल बेबी डिजीज इज सो कॉल्ड बिकॉज, यानी कह रहा है कि बबल बेबी डिजीज जो है को यह नाम इसलिए मिला है क्योंकि इट इज कॉज्ड बाय वाटर बबल्स, यह पानी के बुलबुले से होता है। ऐसा कुछ सेंस तो नहीं बन रहा है कि पानी के बुलबुले से होने वाला रोग है। ओके, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि द सफरिंग बेबी मेक्स बबल इन सलाइवा, यानी जो जिस पेशेंट को ये मतलब जो जिस बच्चे को ये होता है बबल बेबी सिंड्रोम डिजीज, उसके सलाइवा में बबल्स बनने लगते हैं। आई डोंट नो, अभी तक मुझे ऐसा नहीं पता है। ओके, अगले ऑप्शन पे चलते हैं। द सफरिंग बेबी इज ट्रीटेड इन अ जर्म फ्री प्लास्टिक बबल, आई होप शायद मे बी। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि इट इज क्योर्ड ओनली वाटर बबल, यह सिर्फ वाटर यानी पानी के बुलबुले से इसका निराकरण या क्योर किया जाता है।
तो ये तो मुझे मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि पानी के बुलबुले से ऐसा कोई रोग है जो कि उसका मतलब क्योर किया जा रहा है, उसको मतलब प्रॉपर तरीके से ठीक किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल ऑप्शन 4 तो बिल्कुल रॉन्ग होगा। और ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि वाटर बबल से होता है ये रोग, तो ये भी कुछ सेंस उतना नहीं बन पा रहा है। ओके, तो ए एंड 4 दोनों ऑटोमेटिक चले जाएंगे। ओके, अब रही बात ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में, हम लोगों को थोड़ा सा ढूंढना है कि प्रॉपर तरीके से कौन सा इसका ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन थोड़े बहुत सेंस बना रहे हैं। तो ओके, तो पहले हम लोग बबल बेबी सिंड्रोम डिजीज क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो बेसिकली एक तरीके का ये रेयर डिजीज होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। ओके, ये एक तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर है, बबल बेबी सिंड्रोम डिसऑर्डर। ओके, और इसको जो होता है इसमें बेसिकली अगर देखा जाए कि ये क्या इसको कैरेक्टराइज कैसे किया जाए, तो जिसमें कई जेनेटिकल म्यूटेशन के कारण जो फंक्शनल टी सेल्स एंड टी सेल्स या बी सेल्स होते हैं, उनका जो डेवलपमेंट होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता। यानी ऐसे पेशेंट के अंदर जेनेटिकल म्यूटेशन की वजह से टी सेल्स और बी सेल्स का प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाता। ओके, और अगर ये देखा जाए कि जो ये बबल बेबी डिजीज है, ये इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो पीड़ित बच्चा होता है या बेबी होता है, सफरिंग बेबी होता है, उसको उसका जो इलाज होता है बेसिकली वो रोगाणु यानी जो बैक्टीरियल या जर्म फ्री प्लास्टिक बबल होते हैं उसके अंदर किया जाता है। और यही कारण है कि इसको बबल बेबी डिजीज कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी कह रहा है कि द सफरिंग बेबी इज ट्रीटेड इन अ जर्म फ्री यानी जीवाणु फ्री प्लास्टिक बबल। तो ऐसे बच्चे जिनका जर्म फ्री यानी रोगाणु मुक्त प्लास्टिक के बुलबुले में इसका इलाज किया जाता है, उसी कारण इसे बबल बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, 1997 में इसको पूछ रखा है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हीमोफीलिया इज, अभी अभी हम लोगों ने बात किया पिछले सवाल में कि हीमोफीलिया क्या है। तो ये काज्ड बाई बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया से तो नहीं होता। काज्ड बाई वायरस, ये वायरस से भी नहीं होता। काज्ड बाई पॉल्यूटेंट, ये पॉल्यूटेंट से भी नहीं होता है। इट इज़ अ हेरिडिटरी डिफेक्ट, ये बिल्कुल सही है। हीमोफीलिया मैंने आपको बताया एक तरीके का जेनेटिक रोग है यानी जेनेटिक डिजीज है। ओके, इसमें इसका जो फीचर होता है वो क्या होता है, इसमें जो ब्लड क्लॉटिंग होता है, ब्लड क्लॉटिंग वो एबनॉर्मल कंडीशन में आ जाती है, यानी प्रॉपर टाइम पे ये इसका ब्लड क्लॉट नहीं होता है ऐसे पेशेंटों का। ओके, जिस वजह से उनके ब्लड काफ़ी ब्लीड कर जाते हैं। ओके, तो एक तरीके का ये हेरिडिटरी डिफेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इन चारों में मतलब चारों ऑप्शन में से कौन सा इनकरेक्टली मैच है, यानी सही से मैच नहीं किया गया है इनकरेक्टली। ओके, तो एक एक करके हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। पहले ऑप्शन में दे रखा है बेरीबेरी और थायमिन से रिलेट कराया है। तो थायमिन की अगर बात किया जाए तो थायमिन हम लोग विटामिन B1 को कहते हैं, विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरीबेरी, ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, दूसरे ऑप्शन में कह रहा है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड को हम लोग विटामिन सी के नाम से जाते हैं, विटामिन सी, और इसकी कमी से क्या होता है स्कर्वी रोग, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। स्कर्वी रोग के क्या कहते हैं, जब इंसान के ब्लीडिंग गम्स यानी जब जबड़े जो मसूड़े होते हैं वो उसमें अगर ब्लड निकलने लगता है तो उस कंडीशन को हम लोग स्कर्वी रोग स्कर्वी कहते हैं। ओके, तो बेसिकली ये भी करेक्ट मैचिंग है। ऑप्शन सी कह रहा है कि विटामिन ए, यानी विटामिन ए को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग रेटिनॉल कहते हैं, रेटिनॉल, रेटिनॉल को ही हम लोग विटामिन ए कहते हैं, जिसकी कमी से क्या होता है कलर ब्लाइंडनेस। तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसकी कमी से क्या होता है नाइट ब्लाइंडनेस, न कि कलर ब्लाइंडनेस। ओके, नाइट ब्लाइंडनेस न कि कलर ब्लाइंडनेस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो रॉन्ग है, लेकिन यही आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इनकरेक्टली पूछा। ओके, एक और ऑप्शन बचा उसको भी देख लेते हैं। विटामिन के की अगर बात किया जाए तो इसका नाम जो है विटामिन के का नाम जो होता है वो आपका नैप्थोकेनन। ओके, विटामिन के का जो केमिकल नाम है उसका नाम है नैप्थोक्यूनिन, और इसकी कमी से जो पेशेंट होते हैं उनमें ब्लड क्लॉटिंग का जो टाइम होता है वो बढ़ जाता है। ओके, तो इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम। तो बेसिकली ये भी आपका करेक्ट मैच है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है विटामिन ए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होता। तो कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, एक तरीके का जेनेटिकल डिजीज हो जाता है। ओके, कलर ब्लाइंडनेस
यह एक तरीके का जेनेटिकल डिजीज होता है। ओके, इसमें पर्सन जो होता है वो रेड कलर एंड ग्रीन कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। ओके, आई होप इस सवाल का आंसर आप लोग को समझ में आया होगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि इफ अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज विद अ नॉर्मल वुमेन देन द सिम्टम्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इज जनरेटेड इन। यानी सवाल ये कह रहा है कि यदि कोई कलर ब्लाइंडनेस वाला मैन आदमी जो कि कलर ब्लाइंड हो अगर साधारण यानी सामान्य महिला से शादी करता है तो कलर ब्लाइंडनेस के लक्षण किसमें उत्पन्न होंगे। पहला ऑप्शन दे रखा है उसके बेटों में, दूसरा उसकी बेटियों में, तीसरा दे रखा है कि बेटों के बेटियों में, और चौथा दे रखा है बेटियों के बेटों में। ओके, यानी ये दे रखा है आपको बेटों के बेटे में, और ये ऑप्शन नंबर डी है आपका बेटियों के बेटे में। इस सवाल ये थोड़ा थियोरेटिकल सवाल है, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और फिर समझते हैं कि सवाल आखिर जो पूछा है वो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। ओके, तो सबसे पहले वापस एक सवाल पे फिर से हम लोग इसको पढ़ते हैं कि सवाल आखिर कहना क्या चाह रहा है। सवाल कह रहा है कि अगर कोई कलर ब्लाइंड मैन है, यानी कलर ब्लाइंड मैन किसी सामान्य यानी नॉर्मल वुमेन से अगर शादी कर रही है, नॉर्मल वुमेन, तो जो कलर ब्लाइंडनेस का कैरेक्टर है या सिम्टम्स है वो किस में जनरेट होगा। ये थोड़ा थ्योरेटिकल सवाल है, इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जेनेटिक्स में कैटेगरी कैसे बनती है, उसको बना के हम लोग फिर यहाँ आंसर तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी को पता होगा कि जो एक नॉर्मल आदमी होता है उसका जो क्रोमोसोम नंबर या क्रोमोसोम ऑर्डर कह लीजिए वो क्या होता है, तो यक्स वाई होता है बिल्कुल। और एक नॉर्मल वुमेन का क्या होता है, यक्स एक्स, यानी इसमें 2 एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, दूसरा वाई क्रोमोसोम। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कलर ब्लाइंड मैन अगर है तो उसका जो कलर ब्लाइंड मैन होगा तो वो यक्स पे एक सी लगा दिया जाता है। ओके, तो इसका जो क्रोमोसोम ऐसे ही इस तरीके से बनेगा यक्स सी वाई, और नॉर्मल वुमेन है तो इसमें कोई भी सी नहीं लगाया जाएगा। ओके, तो इसको अगर हम लोग क्रोमोसोम को ब्रेक करें तो इसका एक क्रोमोसोम बनेगा यक्स सी, दूसरा बनेगा आपका वाई। ओके, और वहीं पे अगर फीमेल की बात किया जाए तो फीमेल में एक बनेगा यक्स और दूसरा भी बनेगा आपका यक्स। अब इसको क्रॉस कैसे कराया जाता है उसको थोड़ा आप लोग समझिए। क्रॉस कराने का मैं इसको एक अन्य पेज पे, दूसरे पेज पे लेके चलता हूँ आपको, थोड़ा सा ब्लैंक पेज रहेगा तो मे भी समझ में आएगा। तो पहले केस में जो था वो था आपका यक्स सी वाई, इसको क्रॉस यानी शादी कराया इसका एक नॉर्मल वुमेन से। अब इसका जो बना ये यक्स सी बना एक, इसका एक वाई बना। ओके, और यहाँ पे एक आपका बनेगा यक्स और दूसरा भी बनेगा आपका वाई। अब इसको क्रॉस कैसे कराया जाता है स्टूडेंट, तो क्रॉस कराया जाता है कि पहले का दूसरे वाले के पहले से। ओके, एक बार इसको क्रॉस कराया जाएगा तो इसका क्या बनेगा यक्स सी यक्स, क्योंकि ये वाला क्रोमोसोम नंबर यहाँ से उठाया गया और ये यक्स वाला क्रोमोसोम नंबर ये वाला यहाँ से उठाया गया। ओके, तो आपका एक ये बन गया। अब इसी को दोबारा उसके दूसरे वाले से क्रॉस कराया जाएगा, यानी यक्स सी, और ये यहाँ भी यक्स है तो ये भी यक्स बन गया। ओके, तो ये आपका एक से बन गया। अब दूसरे वाले को उससे क्रॉस कराते हैं, यानी मेल का जो वाई वाला क्रोमोसोम है इसको इसके पहले वाले से क्रॉस कराते हैं तो इसका बन जाएगा यक्स एंड वाई। ओके, और इसी को दूसरे वाले से क्रॉस कराते हैं इसके, तो इसका आपको बन जाएगा यक्स एंड वाई। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि जो ये यक्स वाई है ये तो नॉर्मल कंडीशन में है और यहाँ भी यक्स वाई है, यानी दोनों जो हैं ये मेल हैं, यानी लड़के हैं। ओके, जो तभी तो यक्स वाई है। ओके, तो ये दोनों जो है वो नॉर्मल कंडीशन में है। और लेकिन जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो दोनों बेटियां पैदा हुई हैं बेसिकली ये दोनों हैं जो कलर ब्लाइंडनेस हैं। ये यहाँ पे देखिए कलर ब्लाइंडनेस का है सी, यहाँ पे भी देखिए कलर ब्लाइंडनेस की, ये कलर ब्लाइंड डॉटर हैं, यानी कलर ब्लाइंड डॉटर। समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये आपके क्या है, ये नॉर्मल सन है, नॉर्मल सन।
ओके। दो नॉर्मल सन है, दो कलर ब्लाइंड डॉटर हैं। ओके, ये F1 जनरेशन की बात कर रहा हूँ, यानी पहली जो पीढ़ी है उस पीढ़ी में ऐसा हुआ। अब कलर ब्लाइंडनेस, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो फीमेल होती हैं वो जनरली कलर ब्लाइंडनेस का मतलब कलर ब्लाइंड नहीं होती, एक तरीके की ये कैरियर होती हैं। तो यहाँ पे आप कह लीजिए ये कैरियर, कैरियर मतलब होता है कि ये डायरेक्ट खुद तो वो स्पेशल मतलब उनके अंदर वो जीन तो पाया जा रहा है कलर ब्लाइंडनेस वाला, लेकिन उनके अंदर ये हावी नहीं हो पाता। तो हावी किस में होता है? सिर्फ और सिर्फ मेल की कंडीशन में। यानी जब भी आप किसी कलर ब्लाइंड इंसान को देखोगे तो वो आपको मेल दिखेगा, जनरली आपको मेल ही कंडीशन दिखता है, मेल पेशेंट ही दिखता है। ओके, क्योंकि जो फीमेल होती हैं, फीमेल जनरली कैरियर के रूप में काम करती हैं, वो कलर ब्लाइंड जो जीन होता है उसको कैरी करती हैं, ना कि वो उसमें फंस जाती हैं। ओके, तो बेसिकली जो ये दोनों बच्चियां हैं ये कलर ब्लाइंड डॉटर होंगी, ये एक तरीके का कलर ब्लाइंड कैरियर होंगी। ओके, अब सवाल अगर हम लोग देखें यहाँ से तो ऑप्शन में क्या दे रखा है? ऑप्शन में दे रखा है कि उनके बेटों में होगा। बेटे में तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि बेटे उसके नॉर्मल हैं, लेकिन उनकी बेटियों में होगा। बेटियों में भी नहीं होगा क्योंकि बेटियां कैरियर होती हैं, एक कैरियर के रूप में काम करती हैं, न कि कलर ब्लाइंड होती हैं, कैरियर। ओके, तो ऑप्शन बी भी आपका नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि बेटों के बेटे में, और चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है कि बेटियों के बेटे में। तो यानी ये नेक्स्ट जनरेशन की बात कर रहा है। तो अभी ये हम लोग पहला जनरेशन देखे हैं, तो अब हम लोग दूसरे जनरेशन की तरफ चलते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि ये नॉर्मल जो आदमी है, यानी जो इसके दोनों बच्चे पैदा हुए हैं नॉर्मल की कंडीशन में, मैं कलर को चेंज कर दे रहा हूँ क्योंकि दूसरे जनरेशन की बात करनी है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखिए कि ये दोनों जो कंडीशन है ये आप कह लीजिए कि नॉर्मल कंडीशन है। अगर इनका किसी नॉर्मल वुमेन से शादी किया जाएगा तो वो कलर ब्लाइंड नहीं पाए जाएंगे। ओके, क्यों नहीं पाए जाएंगे? एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ समझा देता हूँ। ये यक्स वाई है, दूसरी कोई वुमेन होगी यक्स यक्स होगी, इसका यक्स एस से करा दीजिए, फिर इसका यक्स एस से, यानी एक हो गया यक्स यक्स, यहाँ हो गया यक्स यक्स। ओके, इसका वाई वाला इससे यक्स से करा दीजिए तो यक्स वाई बन गया, और ये वाई वाला इसके यक्स से करा दीजिए तो ये भी यक्स वाई बन गया। यानी ना तो इसमें कलर ब्लाइंड दिख रहा है ना तो इसमें दिख रहा है। ओके, तो ये वाला कंडीशन तो नहीं अप्लाई होगा, यानी पहला वाला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन तो नहीं होगा। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं कैरियर वाले में। सपोज कीजिए किसी कैरियर लड़की को, इस वुमेन को किसी नॉर्मल इंसान से इसकी शादी हो जाए। ओके, इस कैरियर वाली लड़की का इस किसी नॉर्मल लड़के से शादी हो जाए तो इसका जो क्रोमोसोम बनेगा यक्स सी बनेगा और एक यक्स बनेगा। ओके, एक तो यक्स सी बन गया, एक यक्स बन गया। इसका क्या बनेगा स्टूडेंट? सेम वही प्रोसीजर अपनाना है फिर से जो मैंने पिछले वाले जनरेशन में दिखाया। ओके, इसका एक यक्स बन जाएगा, एक यक्स वाई बन जाएगा। ओके, अगर हम लोग क्रॉस की बात कराएं तो पहले क्रॉस में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बनेगा आपका यक्स सी यक्स। ओके, और दूसरे वाले में अगर देखा जाए तो ये आपका बनेगा यक्स सी वाई। ओके, अब इस वाले केस में देखा जाए तो एक बनेगा आपका यक्स यक्स, और यहाँ पे वापस अगेन इसका क्रॉस करा दिया जाए तो एक बन जाएगा आपका यक्स वाई। ओके, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये एक लड़की जो है ये नॉर्मल है, एक लड़का जो है ये भी नॉर्मल है, ये दोनों जो है ये नॉर्मल है। यानी कहने का मतलब है कि जो ये F2 जनरेशन की बात कर रहा हूँ, पहला मैंने वहां दिखाया, ये F2 जनरेशन की बात कर रहा हूँ। ओके, अब हम लोग थोड़ा इसको एक और पेज पे देख लेते हैं, या यहीं पे देख लेते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। ओके, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाइएगा। कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ, इसका कलर आप कुछ ग्रीन कर दे रहा हूँ। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे देखिए जो पहला वाला है ये यक्स सी यक्स, यानी ये एक तरीके का कलर ब्लाइंड वुमेन होगी लेकिन एक कैरियर होगी। ओके, और दूसरा ये क्या है कि एक कलर ब्लाइंड मैन होगा। ओके, कैरियर तो नहीं होगा, ये कलर ब्लाइंड होगा। ओके, यहाँ पे ये नॉर्मल कंडीशन है, यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि F2 जनरेशन में 50% जो उसके बच्चे होंगे वो नॉर्मल होंगे। ओके, लेकिन वो 50% जो बच गए हैं वो आपका कलर ब्लाइंड होंगे, कलर ब्लाइंड होंगे। ओके, तो इसमें जो आप देख पा रहे होंगे कि जो मेल है वो तो कलर ब्लाइंड है, लेकिन वो जो फीमेल है वो आपकी कैरियर के रूप में काम करेगी। ये कलर ब्लाइंड तो है लेकिन ये कैरियर के रूप में काम करेगी। ओके, तो जो ऑप्शन है ये बेटी से अगर किसी नॉर्मल इंसान की शादी करा दिया जाए तो जो उसके बच्चे होंगे वो कलर ब्लाइंड पाए जाएंगे। तो यही ऑप्शन डी में कह रहा है कि जो बेटियों के बच्चे होंगे वो कलर ब्लाइंड होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा।
अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में मुझे अगेन लिखिएगा कि सर वो वाला समझ में नहीं आया, तो मैं अगेन इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये सवाल थोड़ा टेक्निकल तो है। मैं मान रहा हूँ कि जो नॉन बैकग्राउंड वाले हैं, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले हैं, उनको समझने में थोड़ी दिक्कत तो होगी, लेकिन मैंने इसको अपने तरीके से, जो सबसे ईजीएस्ट वे हो सकता है उस तरीके से मैंने आपको समझाया इसको। और आई होप ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग एक कमेंट में इसको मतलब एक बार कमेंट कीजिएगा कि सर ये सीरीज जो है वो कंटिन्यू कीजिएगा आके। और आज का जो लेक्चर है स्टूडेंट, आज यहीं पे समाप्त होता है। कल हम लोग इसके जो अगले चैप्टर होंगे, अगले सवाल कुछ देखने को मिलेंगे, उसके बारे में देखेंगे एक नए टॉपिक के साथ। फिर हम कल आपसे मिलेंगे, और तब तक के लिए आप सभी को यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।